अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज आप देखिए कि मैं एक ऐसी शख्सियत के पास बैठी हूँ जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। क्योंकि पुंछ में गोलाबारी हो रही थी, बरस रहे थे, जबकि लोगों में इतनी खौफ और दहशत थी। उस समय जो कृष्ण चंद्र जी का पुंछ है, जो हिंदू मुस्लिम सरदार एकता का मिसाल रहा है, वो जो एकता है जिसकी आज हमें बहुत जरूरत है, वो हमारे साथ जो बैठी हुई है शख्सियत फॉर्मर MLC बीजेपी प्रदीप शर्मा जी ने उस मिसाल को कायम रखा, ताकि हमारी जो अगली जनरेशंस हैं वो भी अपने बुजुर्गों की, अपने सीनियर्स के पद चिन्हों पर चल सकें। तो आज हम आए हैं प्रदीप शर्मा जी से मुलाकात करने, जिनको इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स, इंटरनेशनल जो मीडिया है, मैं आपको बताऊं वो चाहे वॉशिंगटन टाइम्स है, BBC है, नेशनल मीडिया जो है द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स के अलावा जो हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब AIMIM के चीफ हैं, उन्होंने भी प्रदीप शर्मा जी की बहुत तारीफ करी। और याद रखिए, वो जो पूंछ के मौलाना को जो इंतकाल हो गया, जो शहीद हो गए, उनको एक हिंदू MLC ने अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल पहुंचा। मुझे लगता है कि हम सब के लिए बहुत ही फख्र की बात है, और प्रदीप शर्मा जी से जैसे लोग हमें अपने समाज में और भी चाहिए। तो आइए, मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए इनसे बात करती हूँ। सर नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया। सर, इतनी दूर बॉर्डर पे बैठ के अपने समाज का साथ दे रहे हैं और आपने अपने इतने लोगों के लिए काम किया, इसलिए आप लोगों के हीरो हैं और लोगों ने आपको नुमाइंदा चुना। ये बहुत बड़ी बात होती है कि लोगों का जो भरोसा है वो आप में है ना। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि एक वीडियो देखा था आपका ऑपरेशन सिंदूर के टाइम, वो वैसे भी बड़ा दिल दहला लेने वाला था। उसमें हमारे जो इकबाल कारी साहब थे, आपको पता है उस टाइम कुछ मीडिया हाउसेज ने, मैं सब मीडिया हाउसेज नहीं कहूंगी, नेशनल कुछ मीडिया हाउसेज ने जो उनको एक तकमा लगाया था, उसकी हम सब लोगों ने मिलकर मजम्मत की थी। उनको आपने अपने हाथों में उठाया हुआ था, आपके हाथों में उन्होंने आखिरी सांस ली। वो बड़ा इमोशनल था सीन, और आप बिलीव करें कि अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरे फिर से ये रोंगटे खड़े हो गए, गूज बम्स आ रहे हैं मुझे। तो कैसे आपने उनको मदरसे से उठाया? बिकॉज मैं अभी जम्मू पुंछ से होके आई हूँ, मदरसे का भी दौरा किया, सब लोगों से मिलके आई, तो वो कैसे आपकी बाहों में आ गए? जब ये गोलाबारी शुरू हुई तो 4-5 दिन पहले जब ये हमारे पहलगाम में जहां पर हमला हुआ था, तो हमारे जो बाहर से लोग आए हुए थे उनको नाम पूछ कर मारा गया, और उनको ये मारकर और ये बोला गया कि आप मोदी को बता देना। तो फिर लगता था कि अगर ये उन्होंने बोला हुआ है कि आप मोदी को जाके बता देना, तो फिर मोदी ने भी कुछ ना कुछ बताना है, और कुछ ना कुछ मुझे लगता था कुछ ना कुछ होने वाला है। और ये 22 की बात है, तो 22 के बाद फिर 2-3 दिन बैठा, तो हमने फिर कोशिश की कि क्या करना है। तो मेरे परिवार के, हमारे चाचा जी, हम 6 भाई हैं, हमने ये फैसला किया कि हमने पुंछ को छोड़कर नहीं जाना है जी। हमने ये बच्चों को, बीवी, हम सब लड़कियों ने, हम सब ने पुंछ में रहना है। ये हमारा हमने फैसला किया जी। फैसला इसलिए भी किया कि ये जो आर्मी, जो फौजी बैठे हुए हैं, ये भी हमारे लिए बैठे हुए हैं, जो पुलिस का एक सिपाही है वो भी हमारे लिए बैठा है, जो लोकल डॉक्टर या मेडिकल वाला जो आदमी बैठा हुआ है वो भी हमारी जान। हम भाग जाएंगे तो वो किस लिए वहां पर बैठेंगे। हमने वहां पर फैसला किया, कोशिश की वहां पर रहने की। ये 6 और 7 की रात की मैं बात करूं आपको, उससे पहले जो है वो गर्मा गर्मी चल रही थी कि कभी भी हमला हो सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है। 6 और 7 की बात मैं आपको बताऊं कि 6 और 7 के बीच में जब ये रात को शेलिंग हुई, लगभग 1:15 बजे शेलिंग वहां पर शुरू हुई रात को। तो मैं सोया हुआ था, तो पाकिस्तान शेलिंग कर रहा था, हिंदुस्तान भी शेलिंग कर रहा था, काफी ज्यादा शेलिंग हो रही थी। मेरे घर के पीछे जो है वो तोहफे लगी हुई थी। रात को हम सब लोग, वो पुंछ में गोले तो मशहूर हैं, हम लोग गोलू में ही जीते हैं, गोलू में ही मरते हैं। वहां पर एक मजाक बन जाता है जब गोले चलते हैं, हम छत ओ प्या गोला फलानी जगह चला जी, फलानी जगह चला, ऐसे हम गोलू को ऐसे गोले तो हमने कभी देखे नहीं थे। क्योंकि 91 में जो बार हुई थी, 2000 में जब करगिल हुई थी, हमारे वहां गोले पड़े थे, पर इतना बड़ा माहौल नहीं खराब हुआ। तो छत पे चढ़ गए, आधा घंटा हम छत पे रहे, गोले बहुत ज्यादा तेज हो गए। मेरे 2-2:30 बजे के बाद मेरे घर के साथ, मेरे घर के सामने एक पीपल वाला गुरुद्वारा है, मुझे लगता है 50 या 100 फुट दूर होगा। वहां पर आकर 5 जो है गोले पड़े, हम छत पे खड़े थे। तो मुझे समझ में आ गई कि ये वो वाले गोले नहीं है जो हम सोच रहे हैं, देखते थे पहले। तो मैंने भाई को बोला, मैंने कहा तू, मेरे साथ भाई था, मैंने कहा मेरा मोबाइल लो और ऑनलाइन करो। तो मैं ऑनलाइन हुआ, मैंने लोगों को
हाथ जोड़कर ये कहा कि आपको देश की आर्मी पे हमें भरोसा करना है, हमें देश के प्रधानमंत्री पे भरोसा करना है, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री तो करोड़ों में एक है। हमने कहा हमारे मोदी जी पे हमें यकीन करना है, हमें देश की फौज पे यकीन करना है। तो पैनगनी फलानी है, जिसको जो जगह मिले आप और लेकर वहां पर बैठ जाओ द्वार के पीछे। बस इतनी बात मैंने की। मुझे 60-70 हजार लोगों ने देखा कि सारा समाज जो जाग रहा था, वो मेरे मैसेज आ रहे थे ऑनलाइन। ओके। 1 घंटे के बाद मुझे फोन आता है कि ऐसे ऐसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बम पड़ जाता है। अच्छा। लगभग 3-4 बजे का, 3:30-4 बजे का टाइम होगा। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मुझे फोन आया वहां से, मोहल्ले से, कि ऐसे ऐसे गोला पड़ गया है। मैंने भी स्कूटी निकाली, मेरा भाई था। अच्छा। तो हमने स्कूटी निकाल के हम वहां पहुंच गए। वहां एक फॉरेस्टर साहब थे, वो बेचारे अंदर थे, उसमें गार्ड भी था। वो बेचारे जख्मी हो गए थे बहुत ज्यादा। हमने उनको रेस्क्यू किया हॉस्पिटल में। मैंने सुपरिटेंडेंट को फोन किया, वो मैडम भट्टी थी, तो वहां से एम्बुलेंस आ गई। हम उनको एम्बुलेंस निकाल के हॉस्पिटल में ले गए। 1 घंटा में वहां रहा। उसके बाद गोलाबारी बहुत तेज हो गई। फिर आप गए होंगे अकरम साहब के घर में, जिनकी 6 बच्चे हैं। जी जी। है ना। तो जिनकी बेटी जख्मी थी जी। तो अकरम साहब की बेटी तब ऑटो पे किसी ने बैठाई और अकरम साहब की बेटी हॉस्पिटल में आती है। तो मैंने देखा वो बच्ची रो रही है। मैंने उसको सहारा दिया। मैंने कहा बच्चे आप कराओ, कोई बात नहीं है। उनका जो भाई था वो भी, उनका चाचा भी उसके साथ था। आप यकीन करो कि वो बच्ची पापा कर रही थी। मैंने बोला आपके पापा ठीक है? क्या हुआ आपके पापा? ये खड़े। उसने कहा नहीं, मेरा पापा वहां पड़ा है। फिर मैंने एसपी साहब से बात की। मैंने कहा वहाँ एक आदमी पड़ा है, आप मुझे गाड़ी दो। मेरे पास तो स्कूटी है, मैं स्कूटी पे आया था। वो कहते हैं कि देखते हैं। फिर इतनी देर क्या हुआ कि एसपी साहब भी निकले, हम भी स्कूटी पे निकले। वहाँ इतनी ज्यादा गोलाबारी थी, हम उन बेचारे अकरम साहब को नहीं उठा गए। फिर दूसरा हल्ला किया, फिर हमने तीसरा हल्ला किया। मैं खुद भी वहां पर गया, हमने उनको चादर में डाल के लाया अकरम साहब को। फिर ये जो 2 बच्चे जो शहीद हुए, जी, जोया और जैन, जोया और उसका भाई, और आज भी उनका मामू मेरे सामने वैसे ही नजर में आता है। सरफराज साहब, जोया की जो मम्मी है वो वैसे ही मुझे वहां रोते हुए हॉस्पिटल में दिखाई देती है। वो रो रही थी। तो मैंने कहा आपके बच्चे ठीक हैं? वो दोनों बच्चे जो थे वो जख्मी थे। एक के पेट में लगा हुआ था, एक के यहाँ लगा हुआ था, गले में, सर के पास। तो दोनों सीरियस हालात में थे, ऐसे होशवास पूरी थी। मैंने साथ होकर ऑक्सीजन लगवाया उनको, और दोनों बच्चों ने मेरे हाथों में दम तोड़ा। दोनों बच्चों ने। जो पिता हैं उन बच्चों के, तो उनका वो मैडम बोल रही थी, वो बोल रहे थे कि वो नीचे पड़े हुए हैं। फिर हम गाड़ी लेकर नीचे चले गए। उसके साले जो थे वो सोनकोट से आए हुए थे, उन्होंने भी, तो हम भी वहां पहुंच गए। उन्होंने उठाकर उसको वहां पर लाया। वो मेरे सामने रमीज जो जिनका नाम है, उनको मैंने ही फिर बाद में शिफ्ट करवाया। उसके बाद ये यहाँ पर बम पड़ जाता है मस्जिद के ऊपर। मेरे भाई जो हैं, ये वहाँ के मौलाना साहब मेरे दोस्त हैं, मेरे जमाती हैं, वो मुझे फोन करते हैं, सैयद साहब जी। वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे मैं बच्चों को, 1200 बच्चे उनकी मस्जिद में पढ़ते हैं। जी, मैं गई थी अभी। हाँ, आप गए थे। तो बोलते हैं यहाँ पर बम पड़ गया है, गोला पड़ गया है, हम बच्चों को रेस्क्यू कर रहे हैं। उन्होंने भी मुझे ऑनलाइन देखा था। मैं दौड़कर वहां पर पहुंच गई। हमने 3 बच्चे और अकवाल कारी साहब वहां से उठाकर लाए। मुझे नहीं पता था वो अकवाल कारी साहब कौन है जी। और आप यकीन करो कि इतनी ज्यादा शेलिंग हो रही थी कि हॉस्पिटल भरा हुआ था, बेड भरे हुए थे। तो मैंने उन बच्चों को तो अपने बाजू पर उठाकर मैंने ग्लूकोज लगवाया और उनकी ट्रीटमेंट करवाई। मैं रो रहा था तो मुझे नहीं पता, तब मीडिया पे देख रहे थे, वो अपनी वीडियो बना रहे थे। जब आप इधर से उधर दौड़ रहे थे, इतना भी अभी पुंछ से होके आई हूँ, इन सब लोगों के फैमिलीज वालों को मिलके आई हूँ, तो आपको अपनी जान का डर कहीं नहीं लगा कि भाई मुझे भी कुछ हो सकता है? मैडम जी, हम 3 भाई, मेरे 2 भाई भी मेरे साथ थे, 2-3 दोस्त थे, मेरे पीएसओ थे, सरदार साहब और 1-2 पीएसओ थे। वहाँ पुलिस भी खड़ी थी। हम सब दौड़ रहे थे। लग रहा था कि पूंछ खत्म हो जाएगा, इसको हमने बचाना। तब अपनी जान की कोई हमें परवाह नहीं थी। मतलब वो भगवान कहें, रब कहें, अल्लाह कहें, वाहिगुरु कहें, उन्होंने आपको चुना। बहुत कम लोगों को चुनता है, काम लेना होता है। मुझे पता नहीं था। मैं बाद में तो मैं सोच रहा था ये क्या हुआ। मैं मौलवी कारी साहब जो थे, बाद में मुझे पता चला उनका क्या नाम है। वो बेचारे तड़फ रहे थे, तो हमने उनको उठा के लाया था। फिर मैंने उनके सिर के नीचे जो है अपने हाथ दिए, और आप यकीन करो कि लगभग आधा घंटा, 25 मिनट या 20 मिनट वो मेरे हाथों में रहे। तो वो अपने अकीदे के हिसाब से कुछ पढ़ रहे थे। उन्होंने मेरे हाथों में दम तोड़ा, और मैं नींद नहीं पड़ रही थी 2-3-4 दिन, क्योंकि वो सब सीन मुझे याद आते थे। उनका पिछले जन्म से मेरा कोई रिश्ता होगा। बिल्कुल। हमारे में कहते हैं कि जो अपने बुजुर्ग होते हैं वो अपने हाथों में दम तोड़ते हैं,
जी। तो उन्होंने मेरे हाथों में दम तोड़ा। जी। तो 2 दिन के बाद जब वीडियो आई, जब वो किसी मीडिया वालों ने, मीडिया हाउसेज वालों ने उनके लिए फोटो गलत लगा दिया, गलत जी बोला, जी जी। तो मैं अब मेरे भाई मेरे पास आया, कहता है जी वही वो मौलवी साहब हैं, ये देखो फोटो आ रहा है जिनको आपने उठाया हुआ था। क्योंकि मेरा भाई मेरे साथ था। तो मैंने फिर बात की, पर मैं बड़ा परेशान हो गया। ऐसे लोग जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, इनको जो लोग बदनाम करते हैं, वैसे तो हमारे लिए बड़ी दुख की बात है जी। जो पहला शख्स 14 लोग पुंछ में शहीद हुए, 2 तो मेंढर में हुए, एक हमारे मंडी में मेरा भाई शहीद हुआ, वो भी पुंछ में लाया था उन्होंने। तो जितने लोग शहीद हुए, मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों को, या तो मैंने पट्टी करवाई, ज्यादातर लोगों ने मेरे हाथों में दम तोड़ा। 5-6 लोग ब्राड डेड थे, बाकी सब। और आप ये भी यकीन करो कि 3 दिन तक मैं वहाँ लगा रहा लोगों के साथ। 4 दिन खाना मिला तो खाया, नहीं मिला तो नहीं खाया। मेरे हाथों से, क्योंकि वो बच्चा था जो छोटा, उसकी आंतरियां जो है पेट से बाहर आई थी, मैंने अपने हाथों से अंदर की। मैं खाना खा रहा था तो मुझे याद आ गया, तो मेरे दिल में रोना आ गया। आप सोचिए कि कितना मुश्किल है ये बात कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि मेरी आंखों में आंसू हैं, क्योंकि मैं उन परिवारों को मिलके आई हूँ। और उसके बाद मैं इमेजिन कर रही हूँ, इन्होंने तो उन बच्चों को अपने हाथों में उठाया है, कारी साहब को अपने हाथों में, और उन लोगों ने इनके हाथों में दम तोड़ा है। ऐसे दर्द दिल रखने वाले इंसान हमारे समाज में हैं, कितने फख्र की बात है। और मैं हमेशा ये मानती हूँ कि भगवान, रब, खुदा, वाहिगुरु बहुत कम लोगों को चुनता है जो कि इतनी सेवा कर सकें, इतना दर्द दिल, इतने जज्बाती हों। मतलब मेरे पास लफ्ज ही नहीं है। जब हमारे सुरजन सिंह जी के घर पे बम पड़ा, तब भी मैं हॉस्पिटल में था, हम दौड़कर वहां पर पहुंच गए। वो उनका भतीजा जो खुद भाग के आए जी, बाहर चलकर आया। हाँ जी। आगे आकर वो बेचारा बैठ गया रास्ते में आकर। तो स्ट्रक्चर लेकर किसी ने आवाज लगाई, हम स्ट्रक्चर लेकर दौड़े। मुझे ये पता चला गुरुद्वारा साहब में। मैंने सोचा गुरुद्वारा साहब में तो पाठ कर रहे होंगे, वहां पर बम पड़ा। जाकर देखा सुरजन जी पूरे मिट्टी से भरे हुए थे, उनका बेटा भरा हुआ था। उनके घर पे मैंने स्प्लिंटर्स भी देखे, उन्होंने रखे हुए। उनकी पगड़ी देखी मैंने जो तार तार हो रखी है। उनका वो छत देखा जो देखी उसमें से पानी टपक रहा है, बिकॉज एक रात को भी बारिश हुई है। ऊपर भी जाके मैंने देखा तरपाल रखा हुआ है और उसमें इतना पानी भरा हुआ है। वो मेरे सामने, उनको ही मैं 1.5 घंटा उनके साथ रहा। मेरे सामने उनकी जो है वो शहीद हुए। एक टंडन फैमिली है, शोभित टंडन जी। वो जब आए तो जो उनकी माता जी पूजा टंडन जी, वो जब आए तो मैंने ऐसे पता चला वो जल गए हैं। तो मैं दौड़कर उनके पास गया। जगह नहीं थी। वो बच्ची जो है वहां बैठकर, हमारे बच्चे जो बच्चियां जो कंप्यूटर पे पर्चियां काटते हैं जी, मैंने उसको उठाया, उसको उस पे बिठाया। और उस बेचारी जो पूजा है, आज भी मेरे सामने मेरी बहन जो है टंडन, वो घूमती है। मैंने उसको उसकी ट्रीटमेंट करवाई। उसका जो बेटा था, आप ये बात कहो कि वो गोले से ना पूरे उसके कपड़े जो है वो फट गए थे, उड़ गए थे। अच्छा। कपड़े उड़ गए थे। तो मैंने, क्योंकि नंगा था वो बेचारा, तो मैंने तब भाई को भेजा, क्योंकि मुझे लगा मेरे भाई के साइज के कपड़े उसको आएंगे। मैंने कहा अपने कपड़े लेकर आओ। मैंने घर से कपड़े मंगवाए। अच्छा। जितनी मदद हो सकती थी घर में, खिचड़ी बनवाई, कुछ भी है, घर वालों को बोला मदद करो इनकी। तो वो इन सब लोगों का कुछ ना कुछ जो है संबंध था मेरे साथ। और पहले आदमी से लेकर जो पहला जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो जख्मी हुए थे, लास्ट में 2 लोग सेड़ी के, जो शबीर साहब और उनका बेटा, कल भी मैं उनको मिलने के लिए गया था हॉस्पिटल में। वो जो शबीर साहब उनका बेटा है, तो वहां तक वो लास्ट वाले आदमी तक सबको मैंने ही साथ होकर शिफ्ट कराया। चाहे वो हमारे खान साहब को गाड़ी पे रखवाया और सबको ही कोशिश की। और 3 दिन पूरा ईमानदारी से लोगों की कोशिश की। भगवान ने काम लेना था। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं अब आपसे ये, मैंने अभी देखा कि ये जो गुरमीत सिंह जी जो बंटी के नाम से वहाँ मशहूर हैं, वो और उनका बेटा अमनदीप हॉस्पिटल में है। आपने उनको 1 लाख का चेक दिया, आप उनको इतनी दूर देखने गए, आप बाकी लोगों को भी इतना जो फाइनेंशियल हेल्प कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं? ये कुछ फंड्स मिलते हैं या पर्सनली जाके उनको? बहन जी, बात यह है कि जब ये गोलाबारी खत्म होगी तब हमने लोगों को रेस्क्यू करना था। मैं आपको ये बात बताता हूँ कि मेंढर, सुरनकोट और पुंछ जी, मैं और कहीं की बात नहीं करता हूँ। जिसका पुंछ में शीशा भी टूटा है जी, मैं उसके घर पे भी गया हूँ। पिछले 20 दिन 25 दिन सुबह से लेकर शाम तक हर घर में गया हूँ। लगभग 2,500 घर, 2,500 3,000 घर मैंने निकाले हैं। चाहे वो शाहपुर था, चाहे वो गली था, चाहे वो पिंडी था, चाहे वो सावजियां था, चाहे वो लोयल बिला था, चाहे वो बाइला था, और खासकर खनेतर, चाहे वो खनेतर था। खनेतर में एक बंदा जख्मी हुआ है, मैं उसके घर में गया, उसकी मदद हमने की है। चाहे वो जलास था, चाहे वो दरा था,
ये जितनी भी जगह थी हम मैं उसके बाद गया हूँ। पर उससे पहले मैं बात करूँ आपसे कि जब ये गोले चल रहे थे, आज भी लोग मौजूद हैं। हमारे गुरचरण सिंह जी हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं, सरदार गुरचरण सिंह जी, उनके घर पे आके 2 गोले पड़े और मोहल्ले में आकर 10, 15, 20 गोले पड़े। तो वो मुझे बोल रहे हैं कि गोले पड़ रहे हैं। मुझे फोन आया, मैंने उनको कहा कहाँ पड़ रहे हैं, कहते हैं हमारे घर पे गोले पड़ गए। मैंने कहा आप डटे रहो। तो जब सुबह थोड़ी सी लाइट हुई तो वो बैठे हुए थे, मैं उनके घर पे पहुंच गया गोलू में। ये 8 तारीख की बात है। तो बहन जी मैं सच बोलता हूँ कि मैं उनके घर पे गया तो बेचारे वो भी परेशान थे, कह रहे हैं ये पूरा मोहल्ला जो अनसेफ हो गया, मेरे घर पे गोले पड़े, मोहल्ले में गोले पड़े, पर जान बच गई। उसी टाइम मैंने लिया तो मैंने पुंछ डीसी से बात की, जो डीसी साहब थे हमारे, एडमिनिस्ट्रेशन थी वहाँ। एक पहाड़ी हॉस्टल है, वो सेफ था, पहाड़ के साथ जुड़ा हुआ था। उसका ताला तोड़ा, उनको सबको शिफ्ट किया, एडमिनिस्ट्रेशन से राशन लिया, उनकी मदद की। ऐसे ही हमारा गुरुद्वारा साहब है जो आप नहीं गए वहां पर, कृष्णा घाटी, वहां पर जो है वो तोफ का गोला पड़ा बड़ा, बिल्कुल। तो मुझे लगता है 100-200 पाउंड के से ज्यादा गोला होगा, इतना बड़ा गोला था वो। तो मुझे बोल रहे हैं कि हमने शिफ्ट होना है। मैंने कहा आप वहीं ठहरो। मैं उनके पास पहुंच गया गोले चलते हुए, वहां पहुंच गया। तो वहां जहाँ गोला पड़ा उसके 20 फुट पर वो सब दूसरे कमरे में थे। भगवान ने उनको बचा लिया, वाहिगुरु ने उनको बचाया। गुरुद्वारा साहब के शीशे टूटे हुए थे, मैंने खुद सफाई की, डीसी से बात की, डीसी ने पूरी मदद की वहां पर। अच्छा। मोर्चा भी दिया, उनको राशन भी भेजा। मैंने उनको कहा आपने छोड़कर नहीं जाना है। मैं सोच रहा था हम सब लोग भाग जाएंगे तो ये एडमिनिस्ट्रेशन जो ये कहाँ पर बैठेगी, ये किसके लिए यहाँ पर बैठेगी। ऐसे ही जलास से हमने लोग शिफ्ट करके मंगनाड़ लाए। ये सब काम जो है गोलों के बीच में चल रहे थे। अच्छा। जो शंकर नगर आप गए ना, वहां पर मंदिर के पास, वहां सबसे ज्यादा बमबारी शंकर नगर के पास हुई। वहां शंकर नगर से हमने लोग शिफ्ट करके दशनामी खड़ा में लाए। ये जो मौलवी सही साहब है जिनकी मस्जिद है, एक और इनकी मस्जिद है। अच्छा। मैंने इनको बोला कि आप मेहरबानी करके ये वाली मस्जिद जो है हमारे हमें खोल दें। ऊपर वाली एक मस्जिद है जो इस पे आप गए थे, वो इसके साथ एक मैन हॉस्पिटल के साथ मस्जिद है, वो मैंने मस्जिद खुलवाई। उसके अंडरग्राउंड जो है सैयद साहब ने खोल कर दी। वहां पर हिंदू और हमारे सिख लोग जो हैं उनको वहां पर हमने शरण दिलवाई। वहां पर हमारे काफी लोग जो हैं 3 रातें उन्होंने अपनी जान बचा के काटी। ये सब काम जो है उन शेलिंग में हुए। पर शेलिंग के बाद फिर हम लोगों के घरों में जाना शुरू हो गए, फिर एडमिनिस्ट्रेशन भी आना शुरू होगी। फिर अमित शाह जी आए, सब लोग बड़े बड़े लोग आए, LOP हमारे सुनील शर्मा जी आए, तो सत शर्मा हमारे प्रेसिडेंट आए, और खासकर हमारे CM साहब भी आए, LG साहब आए, CM साहब आए, उमर अब्दुल्ला साहब, LG आए, सब ने दिल्ली से भी काफी लोग आए। हाँ, काफी हेल्प करने की कोशिश की। पर मैं आपको ये बात बताऊं कि मेरी एक डिमांड थी गवर्नमेंट से। जब पहले दिन शुरू हुई तो मैंने एक डिमांड रखी कि जो लोग शहीद हो गए हैं इनका कोई कसूर नहीं था, पाकिस्तान की गोलाबारी से लोग शहीद हुए हैं, इनको कम से कम कोई SRO बनाकर इनको नौकरी दी जाए। तो मुझे लग रहा था, जब उमर साहब ने बोला कि कितने पढ़े लिखे हैं लोग, तो मैंने कहा जी पढ़े लिखे आप क्या देखना है, आप देखो। पर गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, मैं उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने 16 लाख रुपया जो लोग शहीद हुए हैं उनको, और साथ में 16 लाख के साथ ही उनको एक नौकरी दी उनके घर में। अच्छा। और कोई उम्र नहीं देखी, 52 साल के लोग लगते हुए एज रिलैक्सेशन दी उनको पूरी, और एज रिलैक्सेशन दी, पढ़ाई से भी पढ़ाई भी नहीं स्कूल में नहीं गया हुआ है। बिल्कुल उनको दी। मैं गवर्नमेंट का धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक्चुअली ये एक बहुत बड़ा कदम था। मैं ये इस बात की बहुत सराहना करती हूँ, बिकॉज राजौरी में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मेरे साथ जर्नलिस्ट ने वहां भी पूछा, और मैंने ये कहा, मैंने पुंछ में भी कहा, जब मैं फैमिली से मिलने गई मैंने उनको भी बोला कि देखिए आपको कोई राशन 1 दिन के लिए देता, 2 दिन के लिए देता, पूरी उम्र के लिए आपका परिवार कोई नहीं पाल सकता था। गवर्नमेंट ने विदाउट डिले इतनी जल्दी, फर्स्ट टाइम मैंने किसी गवर्नमेंट का एक्शन देखा कि गवर्नमेंट जॉब्स दे दी, लोगों की एजुकेशन नहीं देखी, लोगों की एज नहीं देखी, हर चीज में उनको रिलैक्सेशन देके उनको ये साबित कर दिया कि भाई गवर्नमेंट आपके साथ है। बहुत बड़ी बात है ये, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दोहराई नहीं है। पर स्टेट SDRF जो हमारी स्टेट की है, जो उन्होंने जो है वो फुल डैमेज भी दिया, पार्शियल भी दिया। फुल दिया 1,14,000 या 1,20,000, पार्शियल दिया 7200, ऐसे करके कुछ नया हुआ 3500 भी दिया है। पर सेंटर ने 1 लाख और 3 लाख, 1 लाख और 2 लाख, 1 लाख पार्शियल और 2 लाख फुल डैमेज, उनकी दोनों तरफ से हेल्प होगी, स्टेट से भी, सेंटर से भी। एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। रात को मैं LG साहब से मिला था, मैं LG साहब के पास था। रात को मैंने LG साहब को बात की, जैसे जिनका आपने गुरदीप सिंह जी जिनका आपने नाम लिया, मेरा छोटा भाई है बंटी, मैं उनको मिलने गया था, मैं शिवीर जी को मिलने गया था। पर जब से ये हुआ है तब मैं, जब ये चल रहा था तो उन्हीं दिनों में एक खड़ी में हमारा जो है
वो घर जो है जल गया था, आप नहीं जी। मांगे। वो हमारा घर जो है वो वहां पर 8 गोले एक ही घर में पड़े। ओह, वो कपड़े जो थे लगे हुए थे वही कपड़े, वो मुझे पीछे से एक और औरत जो है बार बार अपने उसको बोल रही थी, जो उसका हस्बैंड था या कोई था जी। बुजुर्ग था, उसको बोल रही थी बात क्यों नहीं करते। हाँ, तो मैंने उसकी तरफ वापस फेस करके देखा, मैंने कहा करो बात, क्या बात करनी है। वो गुजरी में बोल रही थी तम गल क्यों नहीं करता, तुम गल करो। तो मैंने बोला करो गल, क्या गल करनी है। तो उन्होंने बोला कि हमारा यही जो तन में कपड़ा है यही हमारे पास है, ओह, बाकी हमारे पास सब कुछ भी जल नहीं है। गया। कल ईद है, परसों हमारी ईद है, तो बकरा ईद थी जो तो ईद करवानी। बिल्कुल। तो मैंने कहा फिर कह रहे हमारे पास तो कपड़े भी नहीं है, बर्तन भी नहीं है, कुछ नहीं है। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने फिर तीसरे दिन ही लोगों से बात की, अपने लोगों से। हमने एक कैंप लगाया जिसमें कोशिश की जो लोग जख्मी थे, जो लोग जिनके घर उड़ गए, चल गए थे, सबको गैस कनेक्शन देने की। अच्छा। और लगभग काफी लोगों को हमने गैस कनेक्शन दिए, चाहे वो गली पिंडी के थे जिनको मैं खुद देख रहा था, चाहे वो शंकर नगर में हाजी मल्ला जो जी, जी। शमशान घाट के पास थे, चाहे वो खड़ी वाले थे, काफी लोगों को दिए। और काफी जो है लोगों ने, पुंछ के लोगों ने, मैंने नहीं को मदद की, पुंछ के लोगों ने जो मेरे पर विश्वास करके मेरे थ्रू जो है हम लोगों को पैसे दिए थे, जी। हमने उन लोगों को काफी ज्यादा, लगभग 25, 30, 40 लोगों को काफी ज्यादा हेल्प की। किसी को 30,000 दिए, किसी को 25, जो उनके हिसाब से जिन्होंने इलाज जी। कराना था। उसके बाद जब ये बात आ गई, मैं आपको ये बात कहता हूँ, गुरदीप सिंह जी या टंडन साहब, शोभित टंडन है, या ये जो हमारे जम्मू में शबीर साहब है, जी। एक हमारे सरदार साहब है जिनके घर में डेथ हुई, आप गए होंगे, जो रागी साहब हैं। जी। तो ये जो 5-6 लोग हैं, ये लोग जो हैं ये बहुत ज्यादा डिसेबल हुए हैं, बहुत ज्यादा जख्मी हुए हैं। 40%, 50% से ऊपर इनकी डिसेबिलिटी है। जी। और ये जो सरदार साहब हैं, 27 लाख रुपया इनका लग गया है। मैं इनकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। जी। ये हेल्प जो है, इतनी बड़ी हेल्प जो है वो गवर्नमेंट कर सकती है। अभी इनको और पैसों की जरूरत है। रात को मैंने एलजी साहब से बात की, शबीर साहब की हेल्प को जरूरत है। पुंछ में जो हमारे शोभित टंडन, उनकी हेल्प की जरूरत है। मैं गवर्नमेंट आपके माध्यम से गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कम से कम आप इसकी इनकी डिसेबिलिटी देखें कितने % है। अगर ये 30-40% से ऊपर है, ये किसी काम के नहीं रहे हैं। जी। कम से कम जो बैटल ऑफ बार थी, जो जंग लड़ी गई, वो पुंछ में लड़ी गई, क्योंकि सारे गोले बारे देखो, 17 लोग शहीद हुए हैं। 17 में से 14 लोग पुंछ में शहीद हुए हैं। 2 लोग रजौरी में, एक डीसी साहब और बिहार के थे, एक उड़ी में हुए हैं। और 17 में से 14 लोग पुंछ में, इसका मतलब पुंछ में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लगभग 1500-1600 मकान हमारे बह गए, जो है गोले लगे हैं, खत्म हो गए हैं। तो मैंने गवर्नमेंट को कहा चलो वो तो नहीं है, ये जो लोग टोटल डिसेबल हो गए, इनको इनके घर में एक नौकरी जो है वो आप दें, इनकी आप हेल्प करें। बहुत बड़ी बात है। मैं यही कहता हूँ। और इसके साथ एक बात और आपको कहता हूँ जी। बहन जी, तो एलजी साहब ने क्या रिस्पांस उनका था? उन्होंने कहा मैं मदद करूंगा और कोशिश देखता हूँ करेंगे वो मदद, पर हमने करवानी है उनकी मदद। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका चैनल लोग देखते हैं, मतलब हर जगह पे कोई ना कोई मैसेज जाना चाहिए। दूसरा, अगर पुंछ में मेडिकल कॉलेज होता, हमें रजौरी में मेडिकल कॉलेज सूट नहीं करता है। बिल्कुल। हम जम्मू आना ज्यादा बेटर समझते हैं और कश्मीर सोरा में जाना ज्यादा बेटर समझते हैं। अच्छा। अब हम रजौरी में नहीं जाते, वहां कोई हमारे लिए साधन नहीं है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप अपने चैनल के माध्यम से ये बात हुई, रात को मैंने एलजी साहब से भी कही कि अगर वहां पर पुंछ में मेडिकल कॉलेज होता, ये लोग हमारे 14 लोग जो शहीद हुए हैं, 6 लोग इसमें से बच सकते थे। वहां पर कोई वेंटिलेटर होते, वहां पर डॉक्टर होते। जिन डॉक्टरों ने काम किया है बड़ा अच्छा किया है, मतलब ऐसा काम कोई नहीं कर सकता है। जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, मैं आपको सच बोलता हूँ, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन गोले चढ़ रहे थे, हर आदमी को जान प्यारी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन भी लगी रही, पर मेरे जो पुंछी भाई हैं वो कुछ और सोचते हैं। वो सोचते हैं कि जब वो मैं घर छोड़कर भाग जाऊंगा, मेरे घर के बाहर एक पुलिस वाला खड़ा हो जाएगा। कहाँ से खड़ा होगा? डीसी आकर इम्पॉसिबल है। बिल्कुल। जो आप मेडिकल की बात कर रहे हैं, मैंने भी वहाँ शफीक साहब का इंटरव्यू लिया, जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, जो लोगों की शिकायतें थी मैंने उन तक पहुंचाई। तो उन्होंने भी कहा कि स्टाफ थोड़ा कम है। उन्होंने भी गवर्नमेंट को ये अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो बताई हैं, एंड दे आर वेरी होपफुल कि गवर्नमेंट जल्दी ही वहाँ पे जो स्टाफ है वो प्रोवाइड करेंगी। और मेडिकल कॉलेज की भी मैंने उनसे बात करी, बिकॉज लोगों की एक डिमांड थी और बहुत देर से मैं देख रही हूँ। उन्होंने उसका भी कहा कि उनको पूरी उम्मीद है, लेकिन देखिए उम्मीद होना एक बात है और उसको परस्यू करना किसी भी चीज को दूसरी बात है। जैसे आपने कहा कि आपने कल एलजी साहब को कहा, तो जब तक आप गवर्नमेंट को बार बार रिमाइंड नहीं करवाएंगे, तो ये चीजें जब तक आप पुश नहीं करोगे, ये केसेस तो होती नहीं है। तो ये बड़ी जरूरी बात है, बिकॉज
फाइनली जो गवर्नमेंट की आवाज है वो आप जैसे लोग ही आगे पहुंचाएंगे। दूसरा मैं आपको बताऊं कि जो प्रेजेंट वहां पे चुने हुए नुमाइंदे हैं गवर्नमेंट के, मैं किसी से मिली नहीं हूं जो इलेक्शन में जीते हैं, लेकिन लोगों की बड़ी शिकायतें हैं उन लोगों से। ये भी मैं अपने चैनल के माध्यम से ही बता रही हूँ कि उस टाइम वो लोग आके उनके पास नहीं खड़े हुए, कुछ लोग जिनसे लोगों को उम्मीदें थी, बाकी आप जैसे लोग तो बिल्कुल वहीं पे थे। तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। देखिए आजकल सोशल मीडिया है, जब आप इतनी दूर, मैं अगर दिल्ली से लोगों के पास पुंछ मिलने पहुंची हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, मुझे किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया, मैं अपने खर्चे पे गई हूँ, तो लोगों को ये लगा कि इसको हमारा दर्द है, हमारी हमदर्दी है। लोगों ने बिल्कुल बिना किसी पर्दे के उन्होंने मेरे से पूरी दिल की बात करी। तो जैसे आप अपने दिल की बात कर रहे हैं, बिकॉज आप वहां ग्राउंड पे थे, आपने लोगों का इतना साथ दिया, जबकि बहुत सारे लोग वहां से ग्राउंड से हट चुके थे, वो अपनी जान बचाने के लिए भाग गए थे, लेकिन आपने बगैर अपनी जान की परवाह किए बगैर आप लोगों के बीच में खड़े रहे। ये एक बहुत बड़ी बहादुरी का काम है, बड़ी दिलेरी का काम है, हर किसी के बस का ये नहीं है। मैं अब आपसे ये पूछूंगी कि आप मुझे बताइए, एक तो आप डिसेबिलिटी जो ये 3-4 लोग हैं उनके लिए जॉब की ट्राई कर रहे हैं, आपने कल एलजी साहब को भी बोला, जीएमसी जो वहां के लोग हैं उनकी आपने बात करी। इसमें एक तो जो बात थी कि मुझे सुरजन सिंह जी ने बोला था और बाकी 1-2 लोगों ने जिनकी प्रॉपर्टी लॉस हुआ है, उन्होंने कहा था देखिए जो हमें कॉम्पनसेशन मिला है वो कम है, बिकॉज जैसे उनका वहां से एक पैच छत टूटा है, ये कोई कपड़ा तो है नहीं कि आप सुई से सिल देंगे, तो उनका पानी आ रहा था। जब उन्होंने आर्किटेक्ट से बात करी तो उन्होंने कहा कि ये पूरा ही तोड़ना पड़ेगा, बिकॉज सरिया पूरा गया है, सरिया आधा नहीं हो सकता। तो वो जब मैंने एक हाई ऑफिशियल से बात करी पुंछ एडमिनिस्ट्रेशन के, तो उन्होंने मुझे कहा कि देखिए हमने जो दिया है वो कॉम्पनसेशन नहीं है, वो एक्स ग्रेशिया था, रिलीफ है वो, रिलीफ, तो फर्क होता है उसमें, तो इसलिए वो पूरा अमाउंट नहीं दे सकते। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं और भी मदद करने की सोचा जा सकता है इन लोगों का, बिकॉज इनका भी कोई कसूर नहीं था, क्योंकि इनके भी तो आके वही गोले गिरे हैं और ये भी ऑपरेशन सिंदूर का एक हिस्सा ही था। यहां तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट की हम लोग तारीफ करते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट ने इंस्टेंट जो जॉब दी है ये बहुत सहारा है, बहुत बड़ी बात है ना। तो प्रदीप जी आप मुझे बताइए अब फ्यूचर क्या प्लान्स हैं, बिकॉज इस टाइम लोगों ने कहा कि हम अवेयर नहीं थे, हम तैयार नहीं थे, जो आम लोगों ने कहा। जब मेरी वहां पुंछ एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई तो एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा ऑफ द रिकॉर्ड कि आप देखिए कि हम लोगों ने तो पूरी तैयारी करके रखी थी एलओसी से लोगों को सिटी में शिफ्ट करने की, रिहैब की हम कहें जैसे, क्योंकि उनको भी पता नहीं था कि इस बारी सिटी टारगेट बनेगा। होता क्या आया इतने सालों में, आप देखें जब भी पहले वारदातें हुई हैं तो नॉर्मली एलओसी के आसपास से हुई हैं। ये तो एक कह सकते हैं धोखा हुआ। इस टाइम पाकिस्तान ने अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो चेंज करी है। तो फ्यूचर के लिए क्या वे फॉरवर्ड क्या है? रब ना करे कि कभी ऐसी वहां पे हालात दोबारा हो, बट बिकॉज पुंछ जो है, राजौरी पुंछ जो है एक बॉर्डर पे है, तो ऐसी चीजें कभी भी हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आगे के लिए क्या प्लानिंग्स हैं, जो इस बार कमियां रह गई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, लोगों की तरफ से, उनको आगे कैसे आप पूरा करने की कोशिश करेंगे? तैयारियों की मैं बात कर रही हूँ। मैं तो यही बात कहूंगा कि जैसे ये लोगों के घरों में गोले लगे हैं जी, तो मैंने तब भी रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट से भी, एडमिनिस्ट्रेशन से भी, कि आप ये मत सोचो कि किसी के घर में गोला पड़ गया है तो वो एक जो सुराख हो गया बड़ा सा जो जी। है ना, तो वहां से ही वही नुकसान हुआ, वो नुकसान नहीं हुआ, उसका पूरा मकान हिल गया है। बिल्कुल। आप अगर उसको 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 रुपए देते हो उसका कुछ नहीं हो सकता। आप एक पैकेज दो, गवर्नमेंट असेस करे कि इसका कितना नुकसान हुआ, नुकसान के हिसाब से पैसे दिए जाए। बिल्कुल। एक तो मेरी ये डिमांड थी। पर दूसरी बात ये है कि देखो हमने देश के जिस कोने में हम बैठे हुए हैं, बिल्कुल, हमारी वहाँ सर्वाइवल की लड़ाई है बॉर्डर पर। हमने वहाँ, हम हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई, हम लड़ते झगड़ते भी हैं। हम 2 कबीले रहते हैं, एक पहाड़ी कबीला, एक जो है वो गुज्जर कबीला है। 2 कबीले रहते हैं। उस पहाड़ी कबीले में भी हम रफीजी कबीले से तल्लुक रखते हैं, हमारा अलग कबीला है। हम पीओजे के विस्थापित सेवा समिति, वहाँ के जो पीओजे के जो विस्थापित लोग हैं, हम उस कबीले से तल्लुक रखते हैं। पर मैं आपको ये बात कहूँ, हम 10 हमारी लड़ाइयाँ होती हैं, हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, पर जब देश का मसला आता है तो हम हिंदुस्तान के झंडे को कभी नीचे नहीं होने देते। हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको सब एक हो जाते हैं, पहाड़ी गुजर भूल जाते हैं। पर गवर्नमेंट को भी ये देखना चाहिए कि ये लोग अगर वहाँ डटे हुए हैं, इन्होंने कभी भी जो है, हमने कश्मीर के साथ अपनी आवाज जो है कभी नहीं मिलाई है। हम कभी भी देश के खिलाफ हमने कभी नारा नहीं लगाया, हिंदुस्तान को मुर्दाबाद कभी नहीं बोला है। हमने देश को हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, भारत माता की जय का नारा लगाया है। तो देश को देखना चाहिए, ये लोग वहाँ बैठे हुए हैं, हमारे 100 डिफरेंसेस हैं,
बैठे हुए हैं और बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। बॉर्डर हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हम है। बिल्कुल। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपके माध्यम से और जी। गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो पुंछ में जो सबसे ज्यादा जरूरत है, अगर हमारे को बैंकर की जरूरत है जी। हम तो मकान बना सकते हैं, गरीब लोग हैं, बैंकर कहाँ से बना सकते हैं? 5 लाख 10 लाख रुपए पहले हम बैंकर पर खर्च करेंगे, फिर उसके बाद मकान बनाएंगे। गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा हमें वहां पर 55,000 जो मकान है, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात मैं कर रहा हूँ, 55,000 जो मकान है वो पाकिस्तान के गोलों की जद में आते हैं। अच्छा। हाँ, उनके टारगेट पर हैं। तो 55,000 मकान है, जिसके पास जगह हो गवर्नमेंट को बैंकर देना चाहिए। मेरे पास जगह है, मुझे बैंकर दे दो, तो मेरे साथ वाले 2 गवांडी भी मेरे घर में आ जाएंगे। तो पर्सनल बैंकर भी दें, तो जो कम्युनिटी बैंकर भी दें, तो कम्युनिटी बैंकर दें। और लोग जब बैंकर होंगे तो लोग वहां पर डट जाएंगे, लोग वहां पर बैठ जाएंगे। कोई आदमी जो है पुंछ को छोड़कर नहीं भागेगा। पुंछ के जो फौज के साथ लोग खड़े हो जाएंगे। इसमें भी प्रदीप जी एक बात मैंने आपकी वहां पे ये देखी, आपने बंकर्स का जिक्र किया, बिकॉज लोगों की भी यही डिमांड थी। इसमें जब मैंने सनातन धर्म सभा के जो हेड है क्षेत्रपाल शर्मा जी, उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि डीसी साहब से उनकी बात हुई थी और उन्होंने उनको बोला है कि हमारे 21 मंदिर हैं पुंछ में, हमारे पास जगह है, बिकॉज अदरवाइज पुंछ आपको पता है कंजेस्टेड सिटी है, तो आप वो जो जगह है उसको आप कम्युनिटी बंकर्स के लिए यूज कर सकते हैं। जो कुछ एक दो बंकर्स मैंने देखे, उनका तो दरवाजा भी पाकिस्तान की तरफ है और उनकी जो मेंटेनेंस है इतनी पोर है। आप नीचे देखिए, पूरा काई जमी है, उसमें कोई वेंटिलेशन नहीं है। जब इतने लोग किसी बंकर में जाके खड़े होंगे, उनको वेंटिलेशन भी तो चाहिए, वो तो उसमें ही मर जाएंगे। एक तो बाहर से गोले और बिल्कुल वो भी सामने की तरफ उनका मुंह है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को एक ऐसी कोई टीम भी अपनी गठन करना पड़ेगा जो कि ये चीजों का भी ध्यान रखे। नहीं, गवर्नमेंट में थोड़ी सी इसी बात पर आपको बात करता हूँ। एक ठेकेदार जो है किसी बैंकर की जो है वो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो ठेका डालता है, उसने 15 लाख का या 12 लाख का बैंकर 6 लाख में उसने फिर क्या बनाना है? वो स्पेसिफिक जो सिस्टम है उसको ही नहीं पूरा कर सकता। उसने 250 गुत्थी या 400 गुत्थी उसने सीमेंट की लगानी है, वो आधे पर आ जाएगा। उसने कितना रेता लगाना है, कितनी प्रेशर की बज्जी लगानी है, कितना सरिया लगाना है। क्योंकि गवर्नमेंट को ये सोचना पड़ेगा कि लोगों को नहीं खुश करना है, जो ठेकेदारों को हमने खुश नहीं करना है। ये जो है देश की हिफाजत के लिए बैंकर बन रहे हैं, ये किसी अच्छी कंपनी को दें जो अच्छे बैंकर वहां से बनाकर दे, अच्छे बैंकर बने जो सब चीजों को देखे। बैंकर जो होता है वो जमीन के अंदर होता है। तो आपने पुंछ में जाकर आप देखोगे, मैं शाहपुर में गया, मैं सब्जियां में गया, मैं यहाँ गया, वो बैंकर जमीन के बाहर मकान है। वो बैंकर तो वो बैंकर है ही नहीं है, वो तो मकान आपने बनाकर दे दिया लोगों को। वो किसने बनाए? क्योंकि जो ठेकेदार था उसको नीचे जाना पड़ता, उसको खुदाई करनी पड़ती, उसने आराम से काम देखा, बाहर से एक प्लांट निकाला तो बैंकर बना दिया। इसमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट बड़ी जरूरी है। 1 फुट जो है उसका लेंटर होना चाहिए, तो लेंटर हो गया 4 इंच या 4.5 इंच गोला जब पड़ता है तो वो सीधा गोला अंदर उसके जाएगा। मतलब ये सब जो है, और मैक्सिमम बैंकरों के अंदर पहुंच में मैंने पानी भरा हुआ देखा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें दिया, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, पर हमने आगे से चोरी की। जो वहां के लोकल हमारे ठेकेदार थे, हम थे खुद थे, हमारी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी, हमने वहां पर चोरियां, गिनती में बैंकर पूरे हैं पर बने ठीक ढंग से नहीं है। दूसरी बात, आप गए थे सुरजन सिंह के घर, आप गए थे वहां मस्जिद में, उसके साथ चौधरी बशीर साहब का घर है, उनके घर में गोला पड़ा। पीछे हमारे सरदार गुरचरण सिंह जी का घर है, वहां पर भी गोला पड़ा। ये हॉस्पिटल के तीनों तरफ घेरे हुए एक गोला अगर हॉस्पिटल में पड़ जाता, वो डबल स्टोरी पे जो टीन की जो शीट है वहां पर उनका ऑपरेशन थिएटर है इमरजेंसी का, तो वहां पर ऑपरेशन थिएटर कर रहे थे। वो जितने लोग थे, जितने 60 लोग जख्मी थे, उनके घर वाले भी वहां खड़े थे, हम भी वहां पर लोगों को बचा कर ला रहे थे। मैं कहता हूँ कि ऐसे कैजुअलिटी कम हुई। एक गोला अगर हॉस्पिटल में पड़ जाता, लगभग 100 लोग मौके पर ही वहां पर शहीद हो जाते। एक अंडरग्राउंड जो है ऑपरेशन थिएटरों की जरूरत है वहां पर। और सबसे बड़ी बात, जब सबसे हमें परेशानी हो रही थी, वहां पर सबसे अच्छा काम किया किसी ने, एम्बुलेंस वालों ने किया। पर दूसरी एम्बुलेंस है, उस पर गोला अगर पड़ता तो वो भी चले जाते। जैसे वो बयान हमारा बच्चा जो है वो शहीद हो गया। पर मैं आपको ये बात कहूँ कि सबसे ज्यादा जरूरत है वो बुलेट प्रूफ एम्बुलेंसों की 2 पुंछ में रखनी चाहिए। बुलेट प्रूफ एम्बुलेंसें होनी चाहिए। ये सब चीजें आप देखो, लोगों को अपने पाकिस्तान से जंग लड़ना है तो लोगों को आपको फैसिलिटी देनी पड़ेगी। पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। पुंछ में अगर आपने रहना है, रजौरी में रहना है, या जो बॉर्डर एरिया है कहीं पर भी आपने रहना है, तो फिर RS-पुरा में रहना है, तो इन लोगों को ये सारी फैसिलिटियां, वहां रहना है नशहरे के किसी बॉर्डर पर रहना है, तो ये सारी फैसिलिटियां आपको अपने लोगों को देनी पड़ेगी। प्रदीप जी, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मुझे वहां पे किसी ने पॉइंट आउट करी थी कि
ये जो बाहर के लोग आके वहां बसे हैं, कहीं ना कहीं ये भी फ्यूचर में सिक्योरिटी थ्रेट हो सकते हैं। मुझे क्षेत्रपाल जी ने बताया कि वहां पे आप ये देखिए कि 10,000 भी लोकल जो है वो दुकान का किराया नहीं अफोर्ड कर सकता, वहीं पे ये लोग 50-50 हजार रुपए दुकान किराए पे लेते हैं और उसमें सामान बिल्कुल जो 2 रुपए 10 रुपए वाला बेचते हैं। तो कहां से इनको फंडिंग आती है, वो भी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी थ्रेट है। उस बारे में आप क्या कहेंगे, बिकॉज आप वहां के नुमाइंदे हैं चुने हुए। मैं आपसे यही कहूंगा कि जो लोग बाहर से आते हैं वो देश के लोग हैं, काम वो वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जी मास्टर जी ने बोला होगा, अच्छी बात है। जी मास्टर जी हमारे सनातन सभा के प्रेसिडेंट हैं। जी पर जो बाहर से आया है वो पुंछ में काम कर रहा है, तो उसकी कोई ना कोई पुलिस बैठी हुई है, कोई ना कोई वेरिफिकेशन होगी वो कैसे आ गया, वो कौन है, वो भी वेरिफिकेशन है। हाँ, आजकल सब कुछ ऑनलाइन है जी। तो अगर कोई वो अगर मेहनत करके वो रेडी लगाता है, जब कोई काम करता है जी तो वो एडमिनिस्ट्रेशन ने देखना है। तो अगर कोई ऐसी गलत बात करेगा तो वो भुगतेगा। तो अभी आगे क्या प्लान्स हैं आपके पुंछ के लिए? पुंछ के लिए यही है, बस मेडिकल कॉलेज हो, जी पुंछ की डेवलपमेंट हो, लोगों को बैंकर मिले, जी फिर लोगों को जिनका नुकसान हुआ है, क्योंकि हम इससे बाहर जो निकले हैं उसके बाद जी। हमारे घरों में जो है अच्छी जो हमारे बच्चे जो हैं डरे हुए थे, हमारे बिल्कुल। फैमिलियां डरी हुई थी, बिल्कुल। वो उनको डर जो है वो खत्म हो। और एक बात आपको कहूँ कि जब से ये गोलाबारी हुई है पुंछ जी। में, ये बात भी आपके लिए नहीं होगी। आप सोचोगे पता नहीं प्रदीप क्या बोल रहा है, जी तो मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ या मनोवैज्ञानिक नहीं हूँ मैं जी। कोई। वो जो है गोलेबारी के बाद बहुत से लोगों को, जवान हमारे बच्चे, लेडीज, उन जिन जगहों पे गोले पड़े, शौक में है। शॉक में हार्ट अटैक हुए हैं, तो बहुत से लोगों की मौत हुई है, अच्छा बहुत ज्यादा। और मैं सबके मैक्सिमम हम चलते ही रहते हैं, पता चलता है जी। इस गर्मी में कितनी मौतें होती थी, आगे 2 होती थी, अब 10 हुई हैं। वो इसी वजह से हुई हैं कि लोग डरे। बिल्कुल, जिस जनरेशन ने ये सब कभी अपनी लाइफ में देखा नहीं है, वो बच्चे देखेंगे, वैसा माहौल होगा, तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल इन चीजों का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ और इत्तेफाक रखती इस हूँ। ड्रामा से लोग जो है, मैं सोचता हूँ बाहर निकले जी तो लोग भी देखें देश जो भगवान ने जिसकी मौत आई थी जी वो कहीं भी आ सकती है, जम्मू में भी आ सकती बिल्कुल है, बिल्कुल रास्ते में भी आ सकती है, जी ऊपर वाले ने सोचना है। जी पर आप लोग मत डरो, मैं लोगों से यही अपील करता जी। हूँ। आपने मैसेज भी दे दिया अपनी आवाम को, थैंक यू सो मच कि आपने हमें इतना टाइम दिया। और ये थे हमारे साथ प्रदीप शर्मा जी, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और जिस तरह से पूरी दुनिया ने मीडिया में देखा है इनको अपने हाथों में कारी साहब को उठाए हुए, अपने हाथों में बच्चों को उठा के उनका इलाज करवाते हुए, क्योंकि उस टाइम जो हॉस्पिटल था वहां पे बहुत लोग आ गए थे, जख्मी आ गए थे, तो जब बच्चों को जगह नहीं मिल रही थी, पेशेंट्स को जगह नहीं मिल रही, प्रदीप जी ने अपने हाथों में उन सबको उठाया था। बहुत बड़ी बात है, इसके लिए बहुत बड़ा दिल होना जरूरी है, क्योंकि अपनी जान की बाजी लगा के कोई दूसरे की जान बचाए, मैं कहती हूँ कि आपको सलाम है। इसी के साथ आज का ये प्रोग्राम मैं यहाँ खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच।